मैंने अपने 3 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में 1000 से भी ज़्यादा लूजिंग ट्रेड्स को एनालाइज किया है और जो भी रिजल्ट्स मैंने इन सब से गैदर किए हैं, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और तुम भी बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो क्योंकि तुम इस यूट्यूब या सो कॉल्ड ट्रेडिंग गुरुज की दुनिया में रह रहे कि तुम्हें भी यही लगता होगा कि शायद ट्रेडर्स साइकोलॉजी की वजह से, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से या शायद थोड़े बहुत एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। बट सबसे हैरानी की बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस सारी कैटेगरीज में फाइंड आउट की थी वो थी कि सारे ट्रेडर्स इस वजह से पैसे हारते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटजी या सिस्टम होता ही नहीं है। अब तुम कहोगे कि यार स्ट्रेटजी मतलब क्या? हम तो बेसिकली यही कहते थे ना कि कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आरएसआई, फिबोनाची, सप्लाई एंड डिमांड, ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स, बट दिस इज नॉट करेक्ट। आज की इस वीडियो में तुम्हें पता चलने वाला है क्यों जो ट्रेडर्स हैं, जो मैंने 1000 ट्रेड्स एनालाइज की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोग क्यों पैसे हारते हैं और क्यों तुम्हें भी इस पैटर्न को समझना पड़ेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की वजह से। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें यही कहूँगा कि भी पॉपकॉर्न या कोई चीज़ खाने के लेके बैठ जाओ और एंजॉय करो और इस वीडियो को समझो क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें सब कुछ पता चलने वाला है कि कहाँ तुम मिस्टेक करे थे और कहाँ तुम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे और बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें स्टैट्स कुछ दिखाऊंगा जो मैंने 1000 लूजिंग ट्रेड्स में तो सबसे बड़ा पैटर्न रिकॉग्नाइज किया था ट्रेडर्स का, वो क्यों हारते हैं। तो 35% ट्रेडर्स आउट ऑफ 1000 ट्रेडर्स पैसे इस वजह से हारते हैं मार्केट्स में क्योंकि उनके पास कोई एज या सिस्टम होता ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है 25% ट्रेडर्स की और वो ट्रेडर्स इस वजह से पैसे हारते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होती ही नहीं है। उसके बाद आपकी कैटेगरी आती है 20% लूजिंग ट्रेडर्स की जो इस वजह से पैसे हारते हैं क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूशन सही नहीं होती। एंड देन अ कैटेगरी कम्स जहाँ पर 15% ट्रेडर्स पैसे या 10% ट्रेडर्स पैसे हारते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से हारते हैं। उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो है 5% ट्रेडर्स जो हार रहे थे, वो सिर्फ इस वजह से हार रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ट्रेड की एक्सपेक्टेंसी ही नहीं थी। तो वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है और इसी के साथ अगर तुम लाइक सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल को काफ़ी हेल्प मिलेगी और तुम्हारी जर्नी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी नंबर 1 पे चलते हैं और कैटेगरी नंबर 1 वो है जहाँ पर 35% ट्रेडर्स पैसे हारते हैं और उस कैटेगरी का नाम है हैविंग नो एज। अब हैविंग नो एज बहुत सिंपल है, सबको पता है यार। अगर कोई ट्रेडर या किसी को थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो उसको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा बंदा पैसे हारता है जिसके पास कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है। सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है ना। आप कहते होगे कि यार मेरे पास स्ट्रेटजी थी तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, बट तुम्हें थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में जाना पड़ेगा। तुम्हें काफ़ी गुरु या ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स जो भी आजकल हैं वो सिर्फ यही कहते होंगे कि यार मेरी स्ट्रेटजी सीखो, स्ट्रेटजी तो सारी काम करती हैं, मेरी सीख लो और इस पे बस प्रॉफिटेबल बन जाओ। बट तुमने कभी ये सोचा है कि अगर इतना ही आसान होता एक स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल बनना तो सारे ट्रेडर्स बस एक स्ट्रेटजी सीखते और बस उस स्ट्रेटजी के पीछे लग के बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एज होने का मतलब ये है कि अपना जो एक ट्रेडिंग सिस्टम है वो इतना पावरफुल हो कि वो मल्टी बिलियंस, मल्टी मिलियंस, मल्टी ट्रिलियंस भी कह लो, इतनी बड़ी मार्केट में हेज फंड प्लेयर्स हैं उनको हरा पाए या उनकी डायरेक्शन पकड़ पाए। इतना ईजी सिस्टम तुम्हें लगता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें दे सकती है? तुम्हें लगता है तुम्हें आरएसआई डाइवर्जेंस से ये चीज़ें समझ आ सकती हैं या तुम्हें लगता है कि तुम अगर सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करो तो तुम कह सकते हो? एंड द आंसर इज नो। 35% ट्रेडर सिर्फ इन गुरुज के इसी लूप या इसी धोखे की वजह से कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते और उनको समझ ही नहीं आता कि एक पावरफुल सिस्टम बनता कैसे है। तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम एक ऐसा सिस्टम या ऐसा सिस्टम को ढूंढने की कोशिश करो जो आपको प्रॉपर गाइड दे या प्रॉपर आपको पूरा टेस्ट करो उसको कि वो क्या एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी रखता है या नहीं। अगर नहीं रखता तो तुम्हें बार बार ऐसा ही सिस्टम ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम प्रॉफिटेबल बन पाओ। और नंबर 2 हमारे पास जिस ट्रेडर की कैटेगरी आती है दैट्स 20% ट्रेडर्स हारते हैं इस वजह से एंड दैट्स कैटेगरी इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक अ गोल्डन माइन या कह लो
अगर ट्रेडिंग में मैं कहूँ कि स्ट्रेटजी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आई थिंक दैट्स रिस्क मैनेजमेंट। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो दुनिया का कोई बंदा तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। चलो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है और वो अपनी जो ट्रेड जब लेता है तो वो 1% रिस्क करता है, लेकिन वो एक लूजिंग स्ट्रीट पे चला गया। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रेडर को लेते हैं। अब एक दूसरा ट्रेडर है जिसका रिस्क कभी भी वेल डिफाइंड या हर दफ़ा एक जैसा नहीं होता। वो कभी 1% रिस्क करता है, कभी उसको इमोशंस आ जाते हैं तो 5% रिस्क करते हैं, या 8% भी रिस्क करते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट रिस्क। फर्स्ट करो कि ट्रेडर ए जो है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1% रिस्क करता है, उसके पास एक लूजिंग स्ट्रीक आएगी, पाँच ट्रेड की लूजिंग स्ट्रीक आ गई। तो अगर वो 5 ट्रेड्स कंसिस्टेंटली हारता है तो वो 1% हारेगा, तो उसका टोटल लॉस बन जाएगा 5%। लेकिन एक ऐसा बंदा हो जिसको रिस्क मैनेजमेंट का कुछ ए टू जी कुछ भी नहीं पता, तो वो 1%, 3%, 5% ऐसे रिस्क करेगा, और लूजिंग स्ट्रीक्स में वो ज़्यादा रिस्क करेगा क्योंकि उसे होगा उसने ये पूरा पैसा वापस बनाना है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस यही बता पाएगी कि तुम अपने अकाउंट को कितनी देर तक रख सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो। और बेस्ट रूल रिस्क मैनेजमेंट का यही है कि तुम जितना लॉस करो उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट करो। अगर तुम ये रूल रिस्क मैनेजमेंट का समझ जाओगे और पोजीशन साइजिंग और जितने इसके अंदर फंडामेंटल्स हैं, तो तुम्हारा ये इशू भी बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा और तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के सबसे ज़्यादा क्लोज बन जाओगे। पहला पॉइंट तो तुम्हें क्लियर हो चुका, दूसरा पॉइंट भी तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरी कैटेगरी जो कि जिसमें 20% तक ट्रेडर्स हारते हैं पैसा, वो है एग्जीक्यूशन। अब आई थिंक सो काफ़ी बंदे ये कहेंगे कि यार ये तो बड़ा अजीब सा पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूशन। इसको मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन रखता है इस ट्रेडिंग लॉसेस की वजह लॉसेस में। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब है जब तुम ट्रेड एंटर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दो ट्रेडर्स की एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रेडर नंबर ए जो है वो बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, उसका डेली बायस भी ठीक है, उसका एनालिसिस भी चार्ट का ठीक है, और ट्रेडर बी भी, उसका भी डेली बायस बिल्कुल ठीक है और उसका भी जो एनालिसिस है उस दिन का वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम कहोगे यार उनका डेली बायस भी ठीक है, उनका प्रॉपर एनालिसिस भी ठीक है, तो वो पैसे हार कैसे सकते एग्जीक्यूशन की वजह से। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन का। ट्रेडर ए जो है वो पेशेंटली वेट करता है, वो पेशेंटली वेट करता है प्रॉपर सेटअप बनने का, जबकि ट्रेडर बी एक अर्ली पोजीशन बना लेता है। फॉर एग्जांपल ट्रेडर ए न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले वेट करता है, क्योंकि उसे पता होता है जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो वो उस टाइम पे कोई गैम्बल करना नहीं चाहता। जबकि ट्रेडर बी की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती, इतनी फ्लॉलेस नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो न्यूयॉर्क सेशन से पहले ही बस जल्दी से ट्रेड ले लेता है, बिकॉज उसको लगता है सब कुछ ठीक है, डेली बाइस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट वो एक अर्ली एंट्री कर लेता है। एग्जीक्यूशन में काफ़ी चीज़ें आती हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी। तुम्हें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसी की हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेडर अपना जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉपर वेल डिफाइंड रखता है एग्जीक्यूशन में, जबकि एक दूसरा ट्रेडर है जब उसकी प्राइस उसके अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देती है उसके स्टॉप लॉस की तरफ, तो वो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देता है। ये छोटी छोटी एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स हैं जो बहुत भारी पड़ जाती हैं। इसी तरह हम इसकी तीसरी एग्जांपल लेते हैं। तीसरी एग्जांपल में ट्रेडर ए जो है उसकी एंट्री हमेशा ऑन द पॉइंट होती है। वो वहाँ पर ही एंटर करता है जहाँ पर उसका दिल होता है, जहाँ पर उसको समझ आती है, जहाँ उसका डेटा उसे पता होता है। जबकि ट्रेडर बी जो है वो क्या करता है कि वो कहता है कि भाई एंट्री जाए भाड़ में, बस मैंने मार्केट में किसी तरह बस उस मूव में हिस्सा लेना है। अब वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाके एक एंट्री बना देता है, जबकि एक जो ट्रेडर ए था वो टू द पॉइंट एग्जीक्यूशन करता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपके कमीशंस में भी एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स होती हैं, आपके स्प्रेड्स में भी एग्जीक्यूशन मिस्टेक होती हैं, बट ये वाली जो एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स होती हैं ये मोस्टली ब्रोकर की वजह से होती हैं। तो अच्छा ब्रोकर वगैरह भी तुम्हारे पास होना चाहिए और इस तरह की सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी कैटेगरी नंबर 4, और ये कैटेगरी के ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 10 to 15% हैं जो के पैसे हारते हैं, और इस कैटेगरी का नाम है साइकोलॉजी। आई नो कमेंट्स में बहुत बंदे कह रहे होंगे भाई साइकोलॉजी तो नंबर 1 पे रखो, साइकोलॉजी नंबर 1 पे रखो,
बट किसी को ये नहीं पता कि साइकोलॉजी, जब तुम वो सारे फैक्टर सही कर लोगे तो तुम्हारी ऑटोमेटिक साइकोलॉजी बेहतरीन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि किसी ट्रेडर ए, फॉर एग्जांपल एक और ट्रेडर है, उससे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप क्यों होते हैं, किसी ने इस बारे में बात नहीं की। ट्रेडर ए जो है वो अपनी एंट्री जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जो उसने एंट्री बनाई है उसमें स्टॉप लॉस को हिट नहीं होने देता। वो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेता है क्योंकि उसको डर होता है कि यार मैं ट्रेड हार जाऊंगा, या हो सकता है ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस जाके वापस रिवर्स हो जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं ट्रेडर्स में, ये साइकोलॉजिकल इशू। ठीक है, फोमो होता है, ओवर ट्रेडिंग होती है, रिवेंज ट्रेडिंग होती है। ये सारा कुछ आपका बेसिकली डिवेलप कब होता है, जब आपके पास प्रूवन सिस्टम ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर बी जो है उसके पास 100 से 200 ट्रेड्स बैक टेस्ट हैं और वो लाइव मार्केट में भी 50-60 ट्रेड ले चुके हैं अपनी सिस्टम को यूज करके। तो उसकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली उसको बता देगी कि यार अगर तुम स्टॉप लॉस बढ़ाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज ये लॉस तुम्हारे बैक टेस्ट में भी वैसा था, तुम्हारी जितनी 50 ट्रेड्स ने उसमें भी ऐसा ही था, और इसके बाद मार्केट में बस तुम्हारी डायरेक्शन गलत थी। जबकि एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई टेस्ट ही नहीं है, जिसके पास बैक टेस्ट शीट ही नहीं है, जिसके पास बैक टेस्ट रिजल्ट्स ही नहीं हैं, वो क्या करेगा, वो पैसे हार जाएगा ओवर द लॉन्ग टर्म। और इसी तरह रिवेंज ट्रेडिंग में भी होता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिस्टम बहुत अच्छा है, वेल डिफाइंड है, तुम अगर आज हारे हो तो तुम्हें तुम्हारा सिस्टम वापस प्रॉफिटेबल ले आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है, मैं इसकी 2 एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर नंबर ए, ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसको पता है कि उसके बैक टेस्ट डेटा में अगर वो एक लॉस करता है तो उसका विन रेट ऐसा है कि उसकी एक्सपेक्टेंसी उसे वापस उसको लॉसेस रिकवर करा देती है। जबकि एक ट्रेडर बी है जिसको पता है कि यार, उसको पता ही नहीं है बल्कि कि मेरे पास क्या सिस्टम है, मेरी स्ट्रेटजी में क्या रिजल्ट्स हैं, मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट क्या है, मैं कितनी ट्रेड लूँ तो क्या रिजल्ट्स हैं, उसको क्या पता कि वो अगर अभी ट्रेड ले और हार जाए तो अगली ट्रेड में उसके साथ क्या रिजल्ट्स होंगे। ये तरह के जितने प्रेशर चीज़ें बनाती हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज बनाती हैं। अब हम चलते हैं अपनी लीस्ट मिस्टेक वाली कैटेगरी। बट मैं समझता हूँ कि ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जब वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं तो ये कैटेगरी ओके सी होती है। लाइक इस कैटेगरी को हम पहले बता देता हूँ कि ये कैटेगरी की, मैं जिस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ वो कैटेगरी है हमारी एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, 5% से 10% ट्रेडर सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेंसी की वजह से हार जाते हैं। बट एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि तुम्हें तुम्हारे सिस्टम के बारे में ये पता हो कि अगर तुम्हारा सिस्टम आज तुम्हें लॉस करवाएगा तो तुम्हें आगे कितने, तुम्हारी एक्सपेक्टेंसी क्या बनेगी आने वाली ट्रेड्स के लिए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कुछ के लिए समझना है बहुत इजी भी हो सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट और जो तुम ट्रेड्स देते हो अपनी मार्केट में। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें ये पता है कि तुमने बैक टेस्ट में 100 ट्रेड्स नहीं है, ठीक है, 100 ट्रेड्स में से तुम 50 ट्रेड्स हारोगे ही हारोगे। ठीक है, तुमने अपने बैक टेस्ट में क्या फाइंड आउट किया कि तुम 50 ट्रेड्स हारते हो और 50 ट्रेड्स जीतते हो। ठीक है, इससे क्या पता चला तुम्हें कि मैं अगर 50% विन रेट से हूँ और 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड कैच कर रहा हूँ तो ओवरऑल यू विल स्टे प्रॉफिटेबल। ठीक है, लेकिन एक ऐसा बंदा हो जिसको भाई मुझे तो 50% विन रेट मिल रहा है मेरी लाइव मार्केट में, जबकि मुझे कम से कम 70% विन रेट चाहिए, तो उससे उसके सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये समझना, एक ऐसा ट्रेडर 70% विन रेट का सोच के मार्केट में आया कि मैं तो 70% विन रेट करूंगा, उसको अपनी एक्सपेक्टेंसी का नहीं पता, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब उसको लॉसेस फेस होंगे या जब उसकी विन रेट कम हो जाएगी 50% पे, तो वो अपनी स्ट्रेटजी को डाउट करेगा और अपनी स्ट्रेटजी स्विच करेगा, क्योंकि उसको उसकी एक्सपेक्टेंसी का कुछ आइडिया नहीं कि 3 लॉसेस लगातार हो जाएंगे तो फिर हमारे 3 लॉसेस को रिकवर करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी इनफ है। ये काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेंसी के अंदर भी जाती हैं जो तुम्हारी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकती हैं या फुल डाउन लेवल पे भी लेके जा सकती हैं। इस वीडियो को अगर तुम समझ जाओगे, तुम्हारे अंदर एक भी मिस्टेक इस कैटेगरी के हवाले से है तो तुम उसको सही कर लो तो तुम बहुत आगे जाओगे, इट्स अ प्रॉमिस। और अगले 20 दिन तक अपने सिस्टम को फॉलो करो और अपने सिस्टम को स्टिक करो और आके कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा जा रहा है तुम्हारी स्ट्रेटजी इस सारी चीज़ों को सही करने के बाद। ओके, नाउ इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।